ऑब्जेक्टिव पहले प्रीलिम्स वाला वो आप देखोगे, और प्रीलिम्स का उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हर विधा से, हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से, हिस्ट्री से क्या आ रहा है, सिविक्स से क्या आ रहा है, करंट अफेयर से क्या आ रहा है, पॉलिटी से क्या आ रहा है, इकोनॉमी से क्या आ रहा है, करंट इससे, ये तो आपको हर एक चीज की क्लैरिफिकेशन है। अभी पिछले कुछ सालों में एक चीज डेवलपमेंट हो गई है, वो डेवलपमेंट है एक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि पहले नहीं था। यानी एक व्यक्ति की, ये बाद में ऑफ लेट, यानी बाद में इस चीज को रियलाइज किया गया कि एक व्यक्ति को बाकी परख तो उसकी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी उसकी न्यूमरेसी पे भी पकड़ होनी चाहिए। न्यूमरेसी मीन्स नंबर्स, क्योंकि जितना आप मैथमेटिक्स को अच्छे से समझते हो, बहुत एडवांस मैथमेटिक्स नहीं जो आप पीएचडी या उसके अंदर एमएससी कर रहे हो, नो, बट एक 12वीं तक के मैथमेटिक्स को आपके जो बेसिक, जैसे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब पढ़ते थे, यानी एक व्यक्ति जितना उसको समझ लेता है, क्योंकि आप कैलकुलेटर और इस जमाने के आने के बाद हमारे पास सब कुछ फिंगर टिप्स पे है। मैं भी अपनी बेटी को पढ़ाता हूँ तो मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, वो नंबर्स को समझने में इतनी बात के बाद भी मुश्किल होती है, यानी वो एनालाइज नहीं कर पाते, क्योंकि सब कुछ इजी हो गया है ना। और वही चीज आपको मार्केट में खरीदने जाओ, आप समझोगे तो आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एडमिनिस्टर करते हो, आप प्रशासनिक कैपेबिलिटी में आपको अपनी जॉब करनी है, तब आपको बहुत सारी विस्तृत नॉलेज होनी चाहिए। आप अच्छे से काम तब कर पाओगे जब आप खुद उसको चीज पकड़ पाओ। तो इसलिए आप सिविल सर्विसेज में एक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो जाएगा, जहां पर आपको देखोगे, आप उसके लिए एक बार 10 सालों का पेपर इसके लिए, जो पेपर 1 आएगा, एक पेपर 2 आएगा, ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स का जो बाकी कई डायग्राम्स देंगे जो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज को आपको दिखाते हैं। एनालिटिकल का मतलब विश्लेषणात्मक, विश्लेषण करने की क्षमता। वो क्या है कि जैसे जो बैंक सीजीएल की तैयारी करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से उसको तैयारी करते हैं। अब वो थोड़ा सा पार्ट उसका इसमें भी आ गया, दोनों चीजों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। पहला पेपर, पहला स्टेज मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो तैयारी करना चाह रहे हैं, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, आंसर्स आपके सामने हैं। लेकिन फिर एक बात बता रहा हूं कि ये भी एक कला है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा, उतने ही कम समय में आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एग्जैक्टली सोल्व कर पाओगे। यानी पढ़ना एक एस्पेक्ट है कि मैंने किताबें पढ़ी, लेकिन क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना उस सीमित समय में उतने नंबर ऑफ प्रश्नों को पढ़ के, उसकी डिमांड को समझ के, दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स में से एक को निकालना, ये भी कला है। ये मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस। आर यू गेटिंग मी? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी ऑफ यू? द वेरी फर्स्ट स्टेज इज प्लीज। कैसा पेपर है ये? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव मींस वस्तुनिष्ठ, यानी सामने हमारे पास आंसर्स, हमने नहीं सोचना। व्यक्तिनिष्ठ नहीं, मैं क्या सोचता हूं वो नहीं। व्यक्तिनिष्ठ मींस जो मैं सोचता हूं, वस्तुनिष्ठ मींस मेरे को सामने 4 वस्तु उसमें से उठा। क्लियर हो गया? अब डिटेल तो इसकी बहुत जाएगा, अगर मैं एक उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं तो उसको पढ़ाने लगूंगा तो वो 6 महीने का टाइम चाहिए जब हम तैयारी करें। जब आप कोचिंग करोगे तो आपको डिटेल में उसका आइडिया। ठीक, अब रहा दूसरा स्टेज। सेकंड स्टेज इज योर मेंस एग्जामिनेशन। और मेंस एग्जामिनेशन में बेटा एक होता है जीएस का, जिसको हम जनरल स्टडीज का पेपर बोलते हैं। जनरल स्टडीज में पेपर 1 और 2 रहता है, और उसमें भी हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जो सब्जेक्ट इसमें है वो सब्जेक्ट उसमें है, बट एक फर्क आता है कि इसमें आपको वही आंसर को लिखना है। और अब आप ये समझो 3 घंटे का पेपर है, एवरेज 35 से 40 क्वेश्चन रहते हैं, और फिर आप इसे मत करो, एवरेज 35 से 40 क्वेश्चन रहते हैं। और अब आप समझो कि 35 से 40 क्वेश्चन को उन्हीं 3 घंटों में हर क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, और उसको डिमांड के अनुरूप उसको आपको उत्तर भी करना है। इट मींस यू नीड टू कैटर टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन।
यू नीड टू केटर टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये नहीं कि आपसे पूछा कुछ गया आप कुछ भी लिख के आ गए, क्योंकि आप समझो जो पेपर आपका इवैल्यूएट करेगा वो व्यक्ति उसके बाद 40 साल अध्यापन का अनुभव है और हो सकता है बड़ा फील्ड का अनुभव है, तो आप उसके अनुभव के हिसाब से उसकी जो क्लैरिटी होगी वो कितनी होगी, वो आपके जो आप शब्दों के लिखोगे और आपकी उससे क्या मनोभाव मनोस्थिति आपकी कितनी थॉट प्रोसेस है वो 1 मिनट में समझ जाए। अभी मैंने कहा इस एग्जाम की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 25 साल में आपको मैच्योरिटी चाहिए 40 60 वाले पे तो मैच नहीं कर पाओगे, लेकिन 40। अब इसका मतलब क्या, कम समय में आपको ज्यादा चीजें लर्न करनी है और अच्छे से करनी है। और देखो सब्जेक्टिव का मतलब तो यही हुआ ना व्यक्तिनिष्ठ, कि आप क्या सोचते हो, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया आपने बिल्कुल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को फुलफिल करना है, तो यहाँ पर आपकी व्यक्तिनिष्ठता आएगी कि नहीं आएगी? yes. और कोई क्वेश्चन 100 वर्ड्स में लिखना है, कोई 300 वर्ड्स में लिखना है, कोई 400 वर्ड्स में लिखना है, कोई 600 वर्ड्स में लिखना है, यानी इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन को उसी 3 घंटे में उसकी डिमांड को समझना। और क्वेश्चन कभी-कभी इतना ट्विस्टेड पूछते हैं, यानी एक टॉपिक की आपकी कितनी आयाम है, जब उस टॉपिक को पढ़ने समझने लगोगे तो उसके कई डायमेंशन है। जब तक आपने हर एक पे सोचा नहीं होगा तो उसका आफ्टर डेलिब्रेट पूरा वो थॉट कंटेम्पलेशन के बाद उसका उत्तर लिखोगे, तब आप उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। फिर वही बात, इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट इज इन इटसेल्फ इट इज एन आर्ट। क्या है ये? जितना आप पढ़ते जाओगे उतना उसमें लिखा आता जाएगा और आप धीरे धीरे, आदमी सोचता है घर बैठ के पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसे लगता है ये एक गुण है कि आप अपने से सीनियर से उनके एक्सपीरियंस से गेन करो। जो आप 10 साल धक्का खाते सीखोगे वो सीनियर आपको गाइड कर देगा। टीचर गुरु की महिमा ये होती है कि आप उससे सीखो। हम लोग मतलब छोटी छोटी बातें आज ना, क्योंकि टॉपिक के लिए तो ना मेरे पास समय है ना इतना बड़ा पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मोटी मोटी चीजें ये बात जो मैंने आपको बताई कि किसी से गेन करना, या अगर हमें नहीं समझ आ रहा, एक तो हम है कि यार क्लास में पूछूंगा तो यार बच्चों क्या लगेगा, इसको ये भी नहीं आता, नो, ऐसी सोच इज बैड सोच। टू प्रोजेक्ट एंड टू एक्सेप्ट योर इग्नोरेंस इज अ वर्च्यू। इग्नोरेंस का मतलब लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता, यानी अज्ञानता को स्वीकार कर लेना और अभिव्यक्त कर देना एक गुण है। क्या बोला मैंने? अगर मुझे नहीं आता तो पूछने में मेरी बेइज्जती नहीं हो रही, पूछने में मैं आगे के लिए अपना रास्ता स्पष्ट क्लियर करता हूं। ठीक है, तभी मैंने बोला क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर एक आर्ट है। क्लियर हो गई ये बात सबको? तो सेकंड एग्जाम जो होगा हमारा वो मेंस एग्जाम है। मेंस में फिर वही बात बोलूंगा आपको, इसमें जीएस के पेपर है और एक ऑप्शनल आपको एक जो वैकल्पिक विषय आपको चयनित करना पड़ता है, और वैकल्पिक विषय ज्यादातर वही लेना चाहिए जिसमें पिछले 6 साल से निपुण हो। जैसे ऐसा भी होता है कि मैं इंजीनियरिंग का पास आउट हुआ और मैंने वैकल्पिक विषय ले लिया सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय 2 ले लिए। तो जब मैं गया तो मेरे को तो भाई जिसने इंजीनियरिंग पढ़ा उसने फिर उसको 1-1.5 साल तो उस नए सब्जेक्ट को समझने में लग जाएगा। फैक्ट है ये बात। तो अगर आपने 6 साल एक सब्जेक्ट को पढ़ रखा है तो आप उसमें आपने कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार एग्जाम दिया होगा, कितनी बार उसको लिखा होगा, तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी हो चुकी होगी। और फिर आप जाकर उसको यूपीएससी या पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपको उसको समझने में, उसको कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ी आसानी तो होगी। और एक व्यक्ति वो जो इंजीनियरिंग का ह्यूमैनिटीज ले ले या ह्यूमैनिटीज का इंजीनियरिंग ले ले, उसको समझ ही नहीं आएगा। दोनों बिल्कुल चीजें हैं। तो वो सब्जेक्ट लेना जिसमें आपने 6 साल में आपकी पारंगतता, आप जो पारंगत हो गए, वो एक्सपर्टीज आपकी कुछ लेवल तक डेवलप हो गई और आप फिर किसी एक एक्सपर्ट के रूबरू होके आप उसके एक्सपीरियंस से सीखोगे तो वो आपको धीरे धीरे और ज्यादा उसको समझने में, उसके हिसाब से अपने आंसर देने में आपको हेल्प करेगा। क्लियर हो गई है बात? तो मेंस क्या है, अभी जो बेसिक फॉर्मेट आज आपका क्लियर करा, पहला एग्जाम प्री, सेकंड मेंस,
फर्स्ट पेज इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज Subjective. अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, इनका आप दोनों का क्वेश्चन पे लास्ट के 10 सालों के क्वेश्चन पेपर लो, उसका विश्लेषण करो, फिर आपको आइडिया लगेगा मुझे पढ़ना है ना, वो आप जान पाओगे कि हमारा क्या उसकी डिमांड है। ठीक, क्लियर हो गया। और तभी वो फायदा होता है, जैसे आप ग्रेजुएशन जब आप लोग सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में कर लेंगे तो वो फिर आपको उसका फायदा होता है, क्योंकि आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे कि आपने टॉपिक्स को देख लीजिए। सपोज आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, या फॉर दैट मैटर सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट, तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में एक खाका तो आपका क्लियर है ही है ना, आपको थिंकर्स के बारे में पता है, आपको उसकी डिटेल टॉपिक्स के बारे में पता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन की डिमांड है। हाँ, क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा जितना आपका ग्रेजुएशन में है, वहां आपसे उम्मीद की जाएगी बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन होगा, वही तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी भी चेक करेंगे कि ठीक है। तो आप उस 10 साल के पेपर का एनालिसिस करके एटलीस्ट आपको ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि अभी मैं कितने पानी में खड़ा हूं, या मुझे इतनी सीढ़ियां चढ़नी है, वो पता ही नहीं कितनी चढ़नी है, लेकिन हाँ मैं 20%, 10%, 30% कुछ समझ पा, वो आपके साथ। और सबसे जो लास्ट स्टेज है डेट इज ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार। क्या है? साक्षात आप किसी व्यक्ति के सामने बैठते हो और वो व्यक्ति, वहां पर एक पैनल होता है जो यूपीएससी और पीपीएससी दोनों में, नॉर्मली उसमें पैनलिस्ट होते हैं, मतलब 5 से 6 लोगों का एक समूह रहता है। उसमें आप देखोगे तो एक साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति आपके टेम्परामेंट को समझ लेगा, आपके उत्तर देने से आपके मनोभाव का भी पता लगता है कि नहीं लगता? जैसा आप उत्तर देते हो, some people are highly negative personality, या some people are highly selfish, और कहीं ना कहीं जैसे छोटा सा प्रश्न एक आपसे पूछ लेंगे, पहले तो इंटरव्यू के बारे में बात बताता हूँ कि इंटरव्यू सिंपल एक साक्षात्कार है, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं तो यही है, जो आपसे पूछ रहा हूं उसका टू द पॉइंट उत्तर है, उसमें नॉलेज का रूप होगा, क्योंकि प्रश्न आपसे कुछ पूछेगा तो आप किसी टॉपिक को कितना समझते हो तो है ही, लेकिन उसमें साथ साथ ये भी है कि कितना टू द पॉइंट आप आंसर देते हो, डिमांड भी कैसे करें। वो जो पूछ रहा है वो तो बड़ा समझ लो कि कौन आते हैं इंटरव्यू के पैनलिस्ट में, कौन है, मान लो कोई आईएएस रहा, उसने अपनी पूरी 60 साल तक सर्विस की, वो वही चेयरमैन है आज की डेट में किसी ना किसी पब्लिक सर्विस कमीशन का। अब उसमें समझ लो कि इसमें तो अपने जो सामाजिक जीवन के या अपने जो प्रोफेशनल जीवन के उसने 50-60 साल इसी समाज में निकाले, वो हर स्टेक होल्डर को समझता है, कैसे डीलर आप समझता है, तो आपके बोलने से ही आपकी पूरी मनोभाव को समझ लेता है। अगेन मैच्योरिटी, तो इंटरव्यू मतलब कुछ घबराना नहीं है, सिर्फ बात करनी है, बात करने में कंसेप्चुअल क्लैरिटी का रोल सबसे ज्यादा होता है, जितनी हमारी क्लैरिटी है उतना ही हम अच्छा उत्तर देंगे। ठीक है, इंटरव्यू में कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं जो मुझे याद लगता है, क्योंकि मेरे को कि इंटरव्यू में आपकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ साथ एक वो आपका टेम्परामेंट का मतलब है कि समझो, जब हम नौकरी करने आते हैं अपनी बातों पर ध्यान से तब हम अभी नई नौकरी में आते हैं, तो नौकरी में जैसे जैसे हम नौकरी में मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी प्रायोरिटीज भी चेंज होती है। और जो व्यक्ति एक 25 या 30 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है और जब वो 58-60 साल की उम्र में आता है तो उसकी प्रायोरिटीज अलग होती है। नॉर्मली 45-50 आने के बाद एक व्यक्ति की प्रायोरिटीज जो होती है वो ये होती है कि जो व्यक्ति आज की डेट में पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहा है, लोक सेवक बनने जा रहा है, उसका लोगों के प्रति, समाज के प्रति एक बड़ा पॉजिटिव रवैया है। वो लोक सेवक का मतलब वो सेवा के भाव से आ रहा है या नहीं आ रहा। नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट?
आप एक लोक सेवक क्यों बनना चाहते हैं? तो देखिए, वो जो 55-60 साल का आदमी है, वो बहुत सीनियर है, उसके बच्चे हैं बड़े, वो चाहता है कि आज की डेट में मेरा एक समाज बने, तो इस तरीके का बने। तो वो इस तरीके के लोगों को पसंद करते हैं कि जो जिनकी सही मायने में समाज के प्रति इंक्लिनेशन, झुकाव, उसके लिए कुछ करने का झुकाव हो। तो ये आपको बोलना ही नहीं है, ये आपके बिहेवियर में, आपके एक्शंस में, आपकी थॉट प्रोसेस में ये सब अभिव्यक्त रिफ्लेक्ट होना चाहिए that you are inclined for the good of society. See, if you want to have your you want to become very rich, then public service is not for you. Then you need to opt for private. आज की डेट में डॉक्टर बन जाओ, हो सकता है दिन में 5 साल एक्सपर्ट हो जाओ, तो 5 साल ऑपरेशन कंडक्ट करोगे, तो एक लोक सेवक की जितनी एक महीने की सैलरी है उतना आपको एक दिन में। लेकिन पब्लिक सर्वेंट को कितना भी बड़ा हो, वो उसकी सैलरी लिमिटेड, बट हाँ, उसको एक समाज में एक अलग स्थान मिलता है, उसके पास एक पावर है, उसके सिग्नेचर में किसी का जीवन बदलने की ताकत है, एक गरीब को न्याय दिलाने की पावर है। आप किसी के जीवन में बहुत रियलिस्टिक, प्रभावशाली परिवर्तन ला सकते हो। एक व्यक्ति जो है, जो पीड़ित है, अभी पुलिस वाले अगर जितने हमारी पुलिस की जो ऑफिसर क्लास शुरू होती है, वो शुरू होती है, आप सब जितने हमारे सब इंस्पेक्टर्स के हैं, जो ऑफिसर ग्रेड, अगर वो चाहे, अब तो सारी विवेचना कहाँ से शुरू होती है? कहाँ शुरू होती है? मिलनी तो सब इंस्पेक्टर्स के बाद रहती है, उसके बाद तो बाकी सब सुपरविजन। अगर आप चाहें तो एक व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट, उसको न्याय त्वरित रूप से दिला सकते हैं, है या नहीं है? अगर आपने सही विवेचना करें, पर उसमें